नमस्कार जी, जय हिंद, राम राम। क्या हाल हैं आप सभी के। आज आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के बारे में हम समझेंगे। तो पहले सारी बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। एज, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, एग्जाम डेट, फिजिकल, हर छोटी चीज को पहले समझते हैं। इसके बाद लास्ट में हम डिटेल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं विषय के अंतर्गत, क्या क्या खास चीजें हैं, क्या पढ़ना है, उसको समझेंगे। और उसके बाद फिर थोड़ा सा पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें जिन पे हम बात करेंगे। तो उन सब चीजों को समझते हैं और उसके बाद फिर तैयारी पर हम बात करेंगे कि तैयारी कैसे करना चाहिए। तो आपको पता ही है कि जैसे हमारे राज्य में पुलिस विभाग होता है, पुलिस होती है, वैसे रेलवे की ये पुलिस होती है, 2 स्टार सब इंस्पेक्टर। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, 15 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, 14 मई इसकी लास्ट डेट है। और अगर बात करें तो 35,400 का बेसिक पे है। सैलरी कितनी मिलती है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिक पे है। लेवल 6 जॉब है, शानदार जॉब है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और पूरे भारत से 452 विद्यार्थियों को चुना जाएगा इसके लिए। ठीक है, 452 पद मैंने आपको बताए। यहां पे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। अनारक्षित कितने हैं, 157। अनुसूचित जाति कितनी है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस है ना, 38 है। कुल कितने हैं, 384। इसके अलावा यहां पे महिलाओं की अगर बात करें तो उनके कितने पद हैं, 68 महिलाओं को भी चुना जाएगा। तो पुरुषों के लिए, मेल के लिए केवल 384 पद हैं, 384 हैं। और विमेन के लिए, फीमेल के लिए टोटल कितने पद हैं, 68 पद हैं। और ऐसे टोटल मिला के कितने हो रहे हैं, टोटल मिला के आपके 452, 450 होंगे। सैलरी पे आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, फिजिकल के बारे में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। एज 20 से 28 साल है और इस बार इसमें 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है। वैसे एज 20 से 25 इयर्स होती है, ये ध्यान रहे। इस बार रेलवे अपनी सारी भर्तियों में 3 साल का रिलैक्सेशन दे रहा है और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग है, वो और अलग ही है। हमेशा 20 से 25 साल रहा है, इस बार आपको 20 से 28 साल का मिल रहा है। बाकी एसटी एससी का 5 इयर्स, ओबीसी का 3 इयर्स वो एक्स्ट्रा है, वो और इसमें आपको आगे बढ़ के मिल जाएगा। देखिए, ये जो आप प्रश्न पूछते हैं बेसिक पे से जुड़ा हुआ, 35,400 इसका बेसिक पे है, इसके बारे में जरा समझना क्या होता है। ये बेसिक पे है, इसमें फिर सबसे पहले जुड़ता है महंगाई भत्ता, ठीक है, जिसको हम डीए कहते हैं, डियरनेस अलाउंस, जो अभी काफी बढ़ रहा है और ये हर समय चेंज होता रहता है ना। फिर इसमें एचआरए, सीसीए, अलग अलग विभाग के अलग अलग टर्म्स होते हैं, है ना। तो जब ये सारी चीजें इसके अंदर और जुड़ती हैं तो आप मान के चलिए कि लगभग आपकी जो सैलरी बनेगी वो 50,000 से 60,000 के आसपास बनती है ना। और फैसिलिटीज अलग होती हैं। तो ये बेसिक पे है, इसके आधार पे सारी चीजों का कैलकुलेशन होकर आपकी सैलरी बहुत अच्छी बनती है। और स्टेट लेवल में, स्टेट की जो हमारी राज्य की जो पुलिस है उसमें इतना आपको सैलरी नहीं मिलना है ना, कम ही रहेगा। तो ये एक फायदा है यहां पे सैलरी का, कि यहां पे सैलरी और सुविधाएं राज्य से काफी बेहतर हैं। लोड वर्किंग राज्य से बेहतर है, क्योंकि रेलवे का बहुत ही सीमित क्षेत्र है। राज्य की अगर आप पुलिस में सेवा दे रहे हैं, एक फायदा जरूर है कि आप अपने राज्य में ही रहेंगे, लेकिन यहां पर क्राइटेरिया बहुत बड़ा हो जाता है कि आपको किसी भी प्रकार का काम कहीं भी कुछ भी करना पड़ सकता है। रेलवे में कार्य राज्य के पुलिस के कार्यों से काफी लिमिटेड है, तो यहां पे थोड़ा सा वर्कलोड जो है वो कम होता है, क्योंकि क्राइम और सारी चीजें रेल में जो होंगी बस वही आपके कार्य क्षेत्र में है, बाकी कुछ नहीं रहता है ना। तो थोड़ा सा लोड कम है, सैलरी अच्छी है, फैसिलिटीज अच्छी हैं, आप रेल मंत्रालय, रेल विभाग के अंतर्गत हैं, तो वो थोड़े से फायदे आपको यहां पर मिलेंगे। क्वालिफिकेशन इसके लिए जो है सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, और वो भी 14/5 यानी लास्ट डेट के पहले तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना। मतलब आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाना चाहिए, सिर्फ स्नातक ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए पास, बस। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी विषय से हो कोई तकलीफ नहीं है। आगे लेकर चलता हूं मैं आपको। ये सब मैंने आपको बताया, स्नातक होना चाहिए, ये सब हमने समझ लिया। एग्जाम की प्रोसेस क्या है भाई, बहुत सिंपल है। पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, केवल एक टेस्ट है। इसके बाद सीधा फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा वो मैं बता रहा हूं, कितनी हाइट चेस्ट चाहिए वो भी बता रहा हूं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद ज्वाइनिंग। 90 मिनट का पेपर होगा, 120 प्रश्न रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल का पेपर 90 मिनट का, एसआई का पेपर 90 मिनट का। दोनों में क्वेश्चन कितने आएंगे, 120। दोनों का सिलेबस सेम, बस लेवल का फर्क है। अगर कांस्टेबल का पेपर 20 है तो ये 21 सा रहेगा, यानी इसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। बाकी आप एक ही तैयारी से दोनों एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो, दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। कल जब मैंने कांस्टेबल की बात करी थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि कांस्टेबल की तैयारी करने से बेटर है कि आप एसआई की तैयारी करें, क्योंकि एसआई की प्रिपरेशन करेंगे तो कांस्टेबल कवर हो जाएगा। और एसआई का पेपर ऑलरेडी बड़ा इजी आता है। आप अगर अपने राज्य की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे अभी तक या कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, आपको लगेगा कि कुछ ज्यादा इसमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो निकालने के बाद ही आपको फिजिकल और बाकी चीजों के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें 3 चीजें होती हैं।
पहला आपका जीएस यानी जीए आ जाएगा जिसके 50 सवाल रहेंगे, दूसरा आपका मैथ्स हो जाएगा जिसके 35 सवाल, रीजनिंग हो जाएगा 35 सवाल, 120 सवाल और 90 मिनट का समय, और हर प्रश्न का 1 नंबर रहेगा और 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहने वाली है। अच्छा, इसके बाद फिजिकल को भी जल्दी से समझ लेते हैं। 10 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लड़कों के लिए सब इंस्पेक्टर में, और इसका फिजिकल कांस्टेबल से थोड़ा कम है, मतलब कांस्टेबल से थोड़ा यहां पे आपको रिलैक्स मिलेगा। तो लड़कों के लिए 1600 मीटर होगा जिसे 6.5 मिनट में पूरा करना है, और लड़कियों के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी जिन्हें 4 मिनट में पूरा करना है। कांस्टेबल में इससे भी कम टाइम है क्योंकि कांस्टेबल में ज्यादा दौड़ लगाना है। पहले चोर को कांस्टेबल पकड़ेगा, नहीं पकड़ाएगा तो सब इंस्पेक्टर भागेगा, है ना। तो लड़कों के लिए 1600 मीटर, लड़कियों के लिए जो है महिलाओं के लिए 800 मीटर। लड़कों के लिए लंबी कूद 12 फीट है और ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच है। महिलाओं के लिए लंबी कूद 9 फीट है और ऊंची कूद जो है 3 फीट है, ठीक है। और यहां पे आप हाइट देख लीजिए, लड़कों के लिए 165 यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए, महिलाओं के लिए 157, एससी एसटी के लिए 160 है और महिलाओं के लिए 152 है। और मैं बता दूं कि चुनिंदा ही परीक्षाएं हमारे देश में हैं जिनमें फिजिकल में भी छूट मिलती है, नहीं तो आप देखेंगे कई ऐसे एग्जाम्स है वहां पे फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी कैटेगरी के हो, भाई इतनी हाइट चाहिए, क्योंकि हाइट के लिए दुश्मन से लड़ने के लिए कैटेगरी नहीं देखी जाएगी। लेकिन ये उस एग्जाम में से जहां पे कम हाइट वालों को भी मौका मिल जाता है, तो आपको इसका फायदा लेना चाहिए, है ना। लड़कों के लिए सीना बिना फुलाए और फुलाए, फिर एससी एसटी के लिए वहां पे भी छूट है, उसमें भी आपको फायदा मिल रहा है ना। और दौड़ने का एक ही मौका मिलेगा, जंप के आपको 2 चांस मिलेंगे, 2 में से करना है। ये क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस क्वालिफाई करना है आपको, ये ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ये वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जो रेलवे ने दिया है, लेकिन आपको पता है कि लास्ट में मैं आपको निचोड़ एनालिसिस दूंगा कि क्या पढ़ना है, क्या ज्यादा पूछा जाता है, क्या कम आता है, उसको हम समझेंगे। तो अंक गणित में क्या क्या आपको पढ़ना है। एक अच्छी बात क्या है रेलवे की परीक्षाओं में, वैसे भी अच्छी बात क्या है कि एक तो इंग्लिश नहीं आता, है ना, और इसमें भी आपको एडवांस मैथ्स जो है लगभग न के बराबर आपको पढ़ना है, मतलब एडवांस मैथ्स का भी रोल इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस प्रकार के जो चैप्टर्स हैं वही आएंगे। एडवांस मैथ्स के कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आते हैं, जो एकदम टिपिकल एडवांस मैथ्स है वो इसमें नहीं आएगा, तो वो आपके लिए बहुत हल्का हो जाता है। रीजनिंग के 35 सवाल और ये जीएस। अब मैं आपको ये सब छोड़ो, रेलवे का तो छोड़ो, अब अपन अपनी भाषा में समझते हैं कि क्या करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगेन हमारी टीम ने पुराने पेपर्स को एनालिसिस करके और एक अच्छे से सारी चीजों को समझ के रिसर्च करके आपके लिए निचोड़ निकाला है। तो अगर अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, फिर आगे लेकर जाऊं मैं समय दूरी, रेलगाड़ी, मिश्रण, समय कार्य, नल टंकी, नाव धारा, आयु, और आगे चले। ये देखो एडवांस में क्या क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, घातांक करनी, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शंस, एलसीएम एचसीएफ, मेंसुरेशन, डीआई, विविध, है ना, मतलब ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चैप्टर से आपको मुक्ति है इसमें, जो बहुत खतरनाक माने जाते हैं। और ये तो नॉर्मल है, अधिकतर कैलकुलेशन बेस्ड है, लॉजिकल बेस्ड है, तो ये आप कर ही सकते हैं। और हमने यहाँ पे ये भी पूरा लिख दिया है कि किस प्रकार के चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं, किसका ज्यादा रोल है। तो भाई रेशो और परसेंटेज तो हर एग्जाम के हीरो हैं, इनके प्रश्न तो आने ही आने हैं। और कभी भी मैथ्स को पढ़ना हो तो पहले रेशो और परसेंटेज चैप्टर ही पढ़ना। अगर ये 2 चैप्टर पढ़ोगे पूरे अरिथमेटिक में आप इनको कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि हर चैप्टर में या तो रेशो का कंसेप्ट लगेगा या परसेंटेज का कंसेप्ट लगेगा, है ना, और इनका रोल ज्यादा भी है। फिर लाभ हानि बहुत बढ़िया चैप्टर है, डिस्काउंट उसी का हिस्सा होता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एवरेज आ जाता है आपका। टाइम एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलगाड़ी, मिश्रण, समय कार्य से पिछली बार बहुत लगभग न के बराबर इनसे सवाल देखने को मिले, पर ये दोनों चैप्टर खासकर एक साथ आप पढ़ सकते हो। आयु हो गया। संख्या पद्धति तो 3 सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम, एडवांस मैथ्स कभी भी शुरू करना है तो 2 चैप्टर सबसे पहले पढ़िए, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ। ये 2 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, एडवांस मैथ्स आपका अच्छा रहेगा। घातांक करनी, सर्ज इंडाइसिस, दशमलव, महत्तम, और ये सारी चीजें आपकी हो गई। मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आप 100% नंबर तक ला सकते हो। जीएस में आप 100% ला ही नहीं पाओगे क्योंकि उसका अंत नहीं है ना। और एक विषय से 35 सवाल मिल रहे हैं। जीएस में भी हम काउंट करेंगे कितने विषय होते हैं। ऐसे ही आप रीजनिंग देख सकते हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, पासा, सिलोलिज्म, अरिथमेटिक रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्याय संगत, सिलोलिज्म जो रीजनिंग होती है। फिर नॉन वर्बल में जाओगे तो काउंटिंग ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, वाटर इमेज, मिरर इमेज, नॉन वर्बल सीरीज, फॉर्मेशन, ये सारे चैप्टर जो हैं। और रीजनिंग में मैंने आज तक किसी को देखा नहीं जो ये कहे कि मुझसे रीजनिंग नहीं बनती, सबसे बन जाती है, बहुत आसान है और मजेदार चीज है, मजा आता है रीजनिंग पढ़ने में, तो ये आपके लिए रहेगा। अब जीएस की अगर हम बात करें तो जिससे 50 सवाल आएंगे जीएस में, लेकिन आप ध्यान रखें कि 50 सवाल जरूर आएंगे, लेकिन सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे विषय हैं। आपको इतिहास पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान, है ना। और ईटीसी में हम ओवरऑल इसको कह सकते हैं कि भाई एक तो आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है।
इतने विषय पढ़ोगे तो 50 सवाल आपके कवर होंगे, है ना। यानी आप हर सेक्शन से मान के चलिए कि 4-4 5-5 सवाल आपको हर विषय से देखने को मिलेंगे कि भाई पूरा इतिहास पढ़ोगे तो 4 या 5 सवाल आएंगे। और इसीलिए मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि मैथ्स पढ़ना और इतिहास या भूगोल पढ़ना लगभग सेम है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है। पर इतिहास पढ़ोगे 4 सवाल आएंगे, मैथ्स पढ़ोगे 35 सवाल आएंगे। तो पढ़ना सब है, पर पहले क्या पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि ज्योग्राफी से आएंगे 5 सवाल, मैथ्स से आएंगे 35 सवाल। तो भाई मैथ्स पढ़ो ना, ये ज्यादा फायदे का है। लेकिन ज्योग्राफी को फोन बाद में लगाएंगे, है ना, पहले फोन में लगाएंगे मैथ्स को, क्योंकि उससे 35 सवाल आ रहे हैं। तो 70 सवाल तो आपके 2 विषय से कंप्लीट हो रहे हैं, और ये 8-9 विषय से आपके 50 सवाल हल हो रहे हैं। तो इसमें आप कोई भी 2-3 सब्जेक्ट उठाओ, उन पे काम करो, और मैथ्स और रीजनिंग पे काम करो, उनको मजबूत करो, तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। क्लियर है भाई, सारी बातें आपको समझ में आई। एग्जाम होने में आप मान के चलिए कि लगभग 4 से 5 महीने का समय तो आपको मिलना है, इतना समय तो आपको मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि मान लो आपने 30 सवाल लगाए, इसमें से आपके 27 सवाल सही निकले, 3 सवाल आपके गलत निकले, तो आपको 27, ठीक है, यानी आपका 1 नंबर कटेगा, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 26 नंबर मिलेंगे। हर एक सवाल का 1/3 नंबर कटेगा, तो 3 सवालों का 1 नंबर कटेगा, तो आपको मिलेगा कितना? 26। पढ़ना है आपको हमेशा, केवल और केवल एक चीज पे फोकस करना है, और वो है रेगुलर पढ़ाई करना। सबसे कठिन काम है भाई। रोज एक अच्छा शेड्यूल बनाओ, जितना हो। कोई 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी एग्जाम नहीं है, रेलवे का आरपीएफ सब इंस्पेक्टर है। आप अच्छी एक ठीक ठाक मेहनत में, बहुत ज्यादा मेहनत करे बिना, एक अच्छे रूटीन के साथ, एक रेगुलरिटी के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ अगर 6-8 घंटे भी निकाल लेते हो, आप एग्जाम निकाल सकते हो। आप जॉब में हैं, टाइम निकालिए थोड़ा सा, आप निकाल सकते हैं। आप हाउसवाइफ हैं, शादी हो चुकी है, या कोई और जिम्मेदारी है, थोड़ा सा रेगुलरिटी के साथ आप काम करेंगे, आप एग्जाम को फोड़ सकते हैं। या तो मैदान में कूदो मत, और अगर कूद गए हो तो फिर नियम फॉलो करो। कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, एक रेगुलरिटी के साथ पढ़ो, एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ पढ़ो। आप किसी भी टॉपर को सुन लेना, किसी भी एग्जाम क्रैक करने वाले स्टूडेंट का आप इंटरव्यू देख लेना, वो आपको बताएगा भाई बहुत मेहनत करी और एकदम एक रूटीन बना के रखा है, उसको फॉलो करा है, तब एग्जाम निकला है। ऐसे लोगों के एग्जाम नहीं निकलते हैं, है ना। ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। तो आप फॉर्म भरने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, मैं वीडियो डाल रहा हूं, उसको देखने के बाद फिर आप फॉर्म भरिएगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए भाई, तो विदा लेते हैं आपसे। उम्मीद है आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिला होगा। स्टिल अगर आपके कोई प्रश्न है जिनका जवाब मैं नहीं दे पाया, या ऐसे प्रश्न जो सबके मन में चल रहे होंगे, तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं अलग से वीडियो बना के उसकी जानकारी दूंगा। चलिए, जय हिंद।